सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। साथ ही हमारी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए क्लिक करें D&K अकेडमी और जाएं प्लेलिस्ट ऑप्शन पर, जहां आपको मिलेंगे पॉलिटी, जियोग्राफी, विज्ञान, हिंदी, MPGK, रीजनिंग और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K अकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K अकेडमी। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर शो और आज है 19 जुलाई 2017 और आज के शो में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो की जो पहली खबर है या पहला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री ने 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची, निम्न में से उनका नाम क्या है? यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो विदेश मंत्री जो भारत पहुंची है 2 दिन की विदेश यात्रा पर, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जूली बिशप। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और इसे कंगारुओं के देश के नाम से जाना जाता है या कंगारुओं की भूमि कहा जाता है, क्योंकि कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु और सेवा कर परिषद ने किस वस्तु पर उपकर को से कहा जाता है सेस, CESS। तो सेस बढ़ाने का फैसला किया है वस्तु और सेवा कर परिषद ने। तो वस्तु और सेवा कर परिषद ने जिस वस्तु पर उपकर बढ़ाने का फैसला किया है वो है सिगरेट। सिगरेट के ऊपर सेस लगाने का फैसला किया गया है और भी कर यानी कि जो GST लग रहा है उसके अलावा और टैक्स लगाने का इसके ऊपर फैसला लिया है। अगले प्रश्न की बात करें, किस राज्य ने अलग पहचान के लिए राज्य का अलग झंडा डिज़ाइन तैयार करने हेतु 9 सदस्यों की समिति का गठन किया है? तो ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक वो राज्य है जिसने अपने यहाँ के लिए एक अलग झंडा बनाने के लिए एक समिति बनाई है। अगर हम भारत के संविधान की बात करें, चूँकि देश जो चलता है संविधान से चलता है और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई राज्य अपना अलग झंडा बनाएगा। लेकिन हाँ, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है, ना तो ये प्रावधान है बनाएगा, ना मना किया गया है कि नहीं बनाएगा। और इसी संभावना को तलाशने के लिए एक 9 सदस्यों की समिति बनाई है। कांग्रेस की सरकार है, सिद्धरामैया जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सिद्धरामैया जी का कहना है कि ये एक अलग पहचान देगा और यहाँ के लोगों की एक अलग मांग है। ये जो झंडा आप देख रहे हैं ये 1960 में ये जो झंडा पीले और लाल रंग का 1960 के दशक से ये शुरू किया गया है। जब कर्नाटक राज्य के लिए मूवमेंट चला था उस समय के लिए ये इसकी शुरुआत की गई थी और ये तभी से यूज़ किया जाता है। तो इसी के लिए वहाँ का जो अलग झंडा का डिज़ाइन तैयार करने के लिए सारा किया जा रहा है। अभी वर्तमान में केवल कश्मीर के अंदर जो धारा 370 है उसके अनुसार अलग ध्वज है, अलग झंडा है, बाकी किसी भी राज्य का अलग झंडा नहीं है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। तो चलिए कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। वहीं केरल की राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी। आंध्र प्रदेश की बात करें वर्तमान में जो राजधानी है वो हैदराबाद है, लेकिन 10 साल बाद अमरावती जो राजधानी होगी। तमिलनाडु की बात करें तो मद्रास या फिर चेन्नई जिसे कहा जाए वो तमिलनाडु की राजधानी है। अगले प्रश्न की बात करें, केंद्र सरकार ने निम्न में से किसको सूचना एवं प्रसारण मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? तो ध्यान दीजिएगा, अतिरिक्त कार्यभार जो सौंपा है स्मृति ईरानी जो वर्तमान में कपड़ा मंत्री हैं उनको सूचना और प्रसारण मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा। अतिरिक्त कार्यभार इसलिए सौंपा है कि बीजेपी ने अपने जो वर्तमान मंत्री थे वेंकैया नायडू जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री थे उनको उपराष्ट्रीय चुनाव का कैंडिडेट बनाया है, यानी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उनको कैंडिडेट बना दिया है। तो अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, पार्टी भी छोड़ दी है बीजेपी की, ताकि वो कैंडिडेट उसके लिए चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल कर सकें और उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। 2 व्यक्ति हैं विपक्ष की तरफ से, गांधी जो राधा कृष्ण गांधी हैं उनको बनाया गया है कैंडिडेट और बीजेपी की सरकार ने बनाया है वेंकैया नायडू साहब को। 2 मंत्रालय उनके पास थे, एक था सूचना और प्रसारण मंत्रालय, तो इसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है स्मृति ईरानी को, और दूसरा जो शहरी विकास मंत्रालय था उसका जो प्रभार सौंपा गया है वो नरेंद्र सिंह तोमर जो पंचायती ग्रामीण विकास मंत्री थे उनको शहरी विकास मंत्रालय सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार के रूप में, और सूचना और प्रसारण मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है स्मृति ईरानी को। अरुण जेटली की बात करें तो अरुण जेटली वर्तमान में वित्त मंत्री हैं और रक्षा मंत्री हैं। मनोहर पर्रिकर पहले रक्षा मंत्री थे लेकिन वर्तमान में जो हैं मुख्यमंत्री हैं गोवा के।
अगले प्रश्न की बात करें, किस प्रदेश के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में आओ अंग्रेजी सीखें कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो पूर्व माध्यमिक विद्यालय की बात करें यानी 8वीं से पहले तक की स्तर की बात होगी, जहां पर आओ अंग्रेजी सीखे प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। ये एक रेडियो प्रोग्राम होगा जहां पर बच्चे एक निश्चित 10 से 15 मिनट के लिए रेडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड करके और अंग्रेजी का रेडियो प्रोग्राम होगा, और इसकी शुरुआत कर दी गई है 17 जुलाई से, और ये किया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देखिए नई नई चीज़ें हो रही हैं। कल हमने पढ़ा था कि वहाँ पर भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बनने वाला है। दूसरा, अब ये एक नए प्रोग्राम है, योगी जी की सरकार आई है बीजेपी में, अभी वहाँ बीजेपी की सरकार आई है वहाँ पर, तो ये अलग अलग प्रोग्राम वहाँ चला रहे हैं। बात करें दूसरे स्टेट्स की, तो राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान की जो सरकार है वो भी बीजेपी की है। वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे सिंधिया जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं। और राजधानी की बात करें तो जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, वो राजधानी है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और विजय रूपाणी साहब की वहाँ सरकार है। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और विजयन साहब की वहाँ पर सरकार है। अगले प्रश्न की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग फेडरेशन द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ष 2024 के लिए शॉर्ट कोर्स स्विमिंग चैंपियनशिप आयोजन करने के लिए चयनित किया गया है? तो इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए, इसके लिए चयन किया गया है बुडापेस्ट को 2024 के लिए। बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, यूरोपियन एक देश है हंगरी, वहाँ की राजधानी है बुडापेस्ट। तो बुडापेस्ट में होने वाला है 2024 का शॉर्ट कोर्स स्विमिंग चैंपियनशिप। वहीं 2022 के लिए हम बात करें तो 2022 के लिए कजान शहर जो है रूस का, वहाँ पर आयोजित होगा 2022 में, 2022 कजान में, रसिया में। वहीं इससे पहले 2018 की बात करें, 2018 में चाइना के हांगझाऊ में आयोजित होगा। और 2020 की बात करें तो 2020 का जो ये टूर्नामेंट या चैंपियनशिप जो आयोजित होगी अबू धाबी में आयोजित होगी। अबू धाबी UAE, यूनाइटेड स्टेट अमीरात का एक शहर है अबू धाबी, वहाँ पर ये आयोजित होने वाली है। तो ये याद रखिएगा कहाँ पर आयोजित होगी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इजराइल द्वारा किस भारतीय राज्य में फूलों और संतरे की खेती में तकनीकी सहायता के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी? तो ऐसा किया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश में। हमारा मध्य प्रदेश बड़ा शानदार मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री साहब की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की सरकार है, लगातार तीन कार्यकाल हो गए हैं बीजेपी की सरकार को, और अगले बार चुनाव होने जा रहे हैं। मामा कह के हमारे यहाँ बुलाते हैं, वो मामा है हमारे मध्य प्रदेश में, सब बच्चों को वो अपना भांजा कहते हैं। चलिए आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार है। और राजधानी की बात करें, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है हैदराबाद है, पहले बता चुका हूँ। बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार है। मुंबई यहाँ की राजधानी। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की जो राजधानी है मद्रास या फिर चेन्नई है। ये राजधानियाँ या फिर उनके मुख्यमंत्रियों के नाम जनरल GA में पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस में पूछा जाता है। जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही हैं उसमें पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आपको बार बार ये नाम बताता हूँ, क्योंकि जितनी बार आप ये नाम सुनेंगे तो एक समय आएगा उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको फिर मौखिक रूप से रट जाएंगी, और इसलिए हम बार बार आपको ये बताने का प्रयास करते हैं। उस अभिनेता का नाम है, क्या नाम है जिसे फिल्म एडवर्ड में बेला लुगेसी के किरदार के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था, और जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑस्कर सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्मों के लिए दिए जाने वाला, और जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम है मार्टिन लैंडो। मार्टिन लैंडो का निधन हो गया, और उन्हें एडवर्ड फिल्म थी जिसमें बेला लुगेसी का उन्हें किरदार किया था, और उसके लिए ऑस्कर मिला था। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए कौन सा एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया, जिसके माध्यम से सभी सेवाओं का लाभ उठाया जाएगा, और इसका नाम है सारथी। ध्यान दीजिएगा, एकीकृत का मतलब है अभी बहुत सारी अलग अलग ऐप हैं, वहाँ पर IRCTC कनेक्ट है, रेल कनेक्ट है, तो ऐसी 2-3-4 ऐप हैं। उन सभी ऐप में जो अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं, अब वो इस एक ही ऐप में सारी सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। सारथी ऐप इस एप्लीकेशन का नाम है। गूगल से आप जाके प्ले स्टोर से आप जाके डाउनलोड कर लें और इसका यूज़ करें। हाल ही में दक्षिण एशिया में WHO सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सद्भावना राजदूत के रूप में जो नियुक्त किया गया है उनका नाम है साइमा हुसैन। ध्यान दीजिएगा, साइमा हुसैन उनका नाम है। और साइमा हुसैन जो है
ये एक बीमारी है, खासकर उस बीमारी के लिए इनको, जिसे ऑप्टिज्म कहा जाता है, जिस बीमारी को, उस बीमारी के लिए ऑप्टिज्म स्पेक्ट्रम विकार, जो कि बच्चों के अंदर, बच्चों से बूढ़ों के अंदर, सभी लोगों के अंदर होता है। और एक प्रकार से ये मानसिक रोग है जिसमें जो बच्चे हैं मिलते समय लोगों से शर्माते हैं, आंखें नहीं मिला पाते हैं और खुद की दुनिया में खोए रहते हैं, और जिसको कहा जाता है ऑप्टिज्म स्पेक्ट्रम विकार। उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, इनको साउथ ईस्ट एशिया जो रीजन है, दक्षिण एशिया के लिए अपना सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। हाल ही में किसे जीएसटी खुफिया एजेंसी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो जीएसटी के लिए जो इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई गई है और उसके जो प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है जॉन जोसेफ साहब को इसके लिए नियुक्त किया गया। जॉन जोसेफ साहब की बात करें तो ये आईएएस अधिकारी हैं, 1983 बैच के, 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इनको नियुक्त किया गया है जीएसटी खुफिया एजेंसी के लिए। अगले प्रश्न की बात करें कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो ऐसा करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं संदीप कुमार। संदीप कुमार ने ये पदक जीता है। संदीप कुमार जो हैं हरियाणा के रहने वाले हैं और इनके द्वारा अपना खुद का रिकॉर्ड जो था इसको फिर से तोड़ा गया है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है और ये चैंपियनशिप इनके द्वारा जीती गई है। अगले प्रश्न की बात करें तो किन्होंने 16 जुलाई 2017 को चौथी बार ब्रिटिश ग्रैंड पी जीती है। ब्रिटिश ग्रैंड पी जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं या रेसर जिसे कहा जाए वो हैं लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो लुइस हैमिल्टन जो है ब्रिटिश नागरिक हैं या ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ये पूछा जा सकता है। और इनकी जो टीम है वो मर्सिडीज है, मर्सिडीज टीम से खेलते हैं। वहीं सेबेस्टियन बेटल की बात करें, ये भी एक बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, इनका देश आपसे पूछा जा सकता है और ये जर्मनी के हैं और ये फरारी टीम से खेलते हैं। वहीं फर्नांडो ओलोंस की बात करें हम, फर्नांडो जो हैं वो स्पेन के खिलाड़ी हैं और निको रोसबर्ग जो हैं वो जर्मनी के खिलाड़ी हैं। अगले प्रश्न की बात करें 17 जुलाई 2017 को केंद्रीय परिवार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ राष्ट्रीय सामरिक योजना। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय सामरिक योजना पढ़ने से आपको लगेगा कोई डिफेंस की योजना है, कोई रक्षा की योजना है, क्योंकि सामरिक रणनीति के डिफेंस के उससे ही चलती है। संबंध किस रोग के उन्मूलन से है, तो ध्यान दीजिएगा ये केंद्रीय परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है और ये जो है मलेरिया के लिए है। मलेरिया को देखिए 2017 से लेकर 2022 तक के लिए योजना है और इसमें मलेरिया के उन्मूलन के लिए काम किया जाएगा और भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2027 तक हम भारत से पूरी तरह से मलेरिया का उन्मूलन कर देंगे और उसी के लिए ये योजना या फिर ये कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया है। मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से होता है, एक प्रोटोजोआ से होता है और उस मच्छर का नाम, जिस मच्छर को काटने से मलेरिया रोग होता है वो है मादा एनाफ्लीज मच्छर। और मादा एनाफ्लीज मच्छर नाम याद रखिएगा, प्रोटोजोआ होता है इसे भी याद रखिएगा। वहीं डेंगू की बात करें, ये भी एक मच्छर के काटने से ही होता है और उस मच्छर का नाम है जिससे डेंगू होता है वो है एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से ये रोग होता है और ये विषाणु द्वारा होता है। वहीं चिकनगुनिया भी विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, मच्छर के काटने से होता है और ये भी एडीज मच्छर के काटने से ही होता है। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय सामरिक योजना, वो केवल मलेरिया के लिए है। अगले प्रश्न की बात करें, किस राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री रहे नर बहादुर भंडारी का निधन हो गया? तो नर बहादुर भंडारी जो थे मुख्यमंत्री थे सिक्किम के। सिक्किम के मुख्यमंत्री 3 बार रहे, इनका हाल ही में निधन हो गया है और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। वहीं मणिपुर की राजधानी की बात करें, इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा है। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप बताएं कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है, त्रिपुरा की राजधानी का क्या नाम है? और मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के साथ मात्र 50 मीटर की दूरी पर ये शहर आपका पड़ता है। बांग्लादेश के साथ बहुत पास में इस शहर या इस जगह जो कि त्रिपुरा की राजधानी है वो बहुत पास में बॉर्डर शेयर करती है। तो आप मैप में भी इस बार को एक बार जरूर देख लीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है। अगले प्रश्न की बात करें, वह केंद्रीय मंत्रालय जिसने दिवालियापन संहिता के तहत 5 नियमों को अधिसूचित किया है। तो 5 नियम बना है। दिवालियापन उसे कहा जाता है जब किसी व्यक्ति से पूरी तरह से वित्तीय कुछ भी नहीं रहता, उसके पास पूरी तरह से वो जिसे बोलते हैं कि जेब में कुछ भी नहीं रहता, बिल्कुल फकीरी पे आ जाता है। तो दिवालियापन संहिता बनाई है। इससे पहले दिवालियापन को लेकर कोई भी जो था नियम वगैरह नहीं थे। तो 5 जांच नियम को अधिसूचित किया गया और ये किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा।
तो ध्यान दीजिएगा, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जो मंत्री हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की मंत्री हैं। वहीं वित्त मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्रालय जो है अरुण जेटली साहब के पास है और साथ में रक्षा मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है, इसको पूरा नाम है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं थावर चंद गहलोत साहब हैं। और उपभोक्ता मामले, खाद्य मामले, उपभोक्ता मामले, इनके जो मंत्री हैं राम विलास पासवान जी हैं जो इसके मंत्री हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि साहब ये तो कोई प्रश्न नहीं बनता, कम से कम करंट का तो नहीं है। वाकई प्रश्न तो है, ये करंट का ये प्रश्न नहीं है, तो एक नए प्रकार का प्रश्न है। ये इसकी स्थापना की गई थी 1851 के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बता दूं, आखिर क्यों करंट में हमने लिया है कि जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसने हाल ही में भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका जो अनन्य इकोनॉमिक जोन जिसे कहा जाता है, उस क्षेत्र के अंदर जो समुद्र के अंदर 200 नॉटिकल मील तक होता है, कोई भी देश जो होता है उसके उस देश का जो पानी वाला हिस्सा होता है, समुद्र वाला हिस्सा होता है, उसके 200 समुद्री मील तक के हिस्से को अनन्य इकोनॉमी जोन कहा जाता है या अनन्य आर्थिक जोन के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर वो देश उस जगह के अंदर जो भी खनिज या फिर अन्य संपदाएं पाई जाती हैं, प्राकृतिक संपदाएं, उस पर उस देश का अधिकार होता है। लेकिन उस पे से जैसे ये उसी तरह से होता है, उसके नीचे की संपदाओं पर अधिकार है, लेकिन उस पानी से कोई भी वाहन, कोई भी जो जहाज वगैरह हैं वो गुजर सकते हैं, वहाँ पर उनसे रोका नहीं जाएगा, वो उसकी बाउंड्रीज में नहीं आता, लेकिन वो उस जगह तक उसका आर्थिक रूप से जो भी क्रियाएं होंगी उसका अधिकार होता है। वहाँ पर उस पानी के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है। तो 200 समुद्री मील तक ये होता है। और एक समुद्री मील की बात करें तो एक समुद्री मील जो होता है 1854 या 1852 कई जगह दिया रहता है, 1852 मीटर का जो है एक समुद्री मील होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, वैसे अगर एक मील की बात करें तो एक मील के अंदर लगभग 1600 मीटर जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन समुद्री मील में ये संख्या ज़्यादा होती, नॉटिकल मील इसे कहा जाता है। तो इसने अभी हाल ही के अंदर क्या किया है, प्रायद्वीपीय भारत का जो अन्य आर्थिक क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ही उपयोगी धातु और खनिज की खोज की है, बहुत ही उपयोगी धातु और खनिज की खोज की है, इसलिए ये भी चर्चा में रहा है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत का पहला उच्च गति रेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, जो मुंबई अहमदाबाद की मार्ग पर चलने वाली, कब तक चलेगी, ये 2023 तक का लक्ष्य रखा है कि 2023 तक हम अहमदाबाद से मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन चलाएंगे। तो चलने वाली बुलेट ट्रेन का परीक्षण करने के लिए सक्षम होगा। और इसकी जो स्थापना की गई है वो गांधीनगर गुजरात में की गई। गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है और ये सक्षम होगी उन जो चलेंगी ट्रेन उनका परीक्षण करने के लिए। तो बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ चलने वाली है 2023 तक, और ये यहाँ पर भारत का पहला उच्च गति जो है रेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन 6000 रन बनाने वाली महिला बन गई हैं। तो वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली जो महिला क्रिकेटर हैं वो है मिताली राज। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम की ये कप्तान है। बहुत गजब का फॉर्म इनका रहा है और ये बहुत बढ़िया खेल रही हैं। तो ये जो है सबसे ज़्यादा रन 6000 रन बनाने वाली महिला बन गई हैं। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बेंगलोर आधारित कृत्रिम बुद्धि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म हल्ली लेब्स का अधिग्रहण किया है। और ये हल्ली लेब्स थी मात्र 4 माह पुरानी एक कंपनी था, एक स्टार्टअप था जिसको मात्र 4 महीने हुए थे और इसका अधिग्रहण किस कंपनी के द्वारा किया गया है, तो इसका अधिग्रहण कर दिया गया है गूगल के द्वारा। तो 4 माह पुराना ये बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया था इसको, और इसको अब अधिग्रहण कर लिया है गूगल ने। गूगल की बात करें तो गूगल की जो स्थापना हुई थी 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना की थी लेरी पेज साहब ने। लेरी पेज और उनके साथ जो थे सेर्जी ब्रिन करके 2 व्यक्तियों के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। वहीं फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के जो CEO हैं या संस्थापक हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं। एप्पल की बात करें तो एप्पल की जो स्थापना की गई थी वो स्टीव जॉब्स के द्वारा की गई थी। और माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी बिल गेट्स के द्वारा। तो बिल गेट्स जो है उनके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। ध्यान दीजिएगा, ये कंपनियां बहुत दिग्गज कंपनियां हैं अपने क्षेत्र की, इसलिए इनके संस्थापक नाम आपको याद होना चाहिए कि किसने किसकी स्थापना की थी।
तो ये आज के हमारे प्रश्न थे और आज का ये हमारा वीडियो होता है यहीं समाप्त। आशा है आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, साथ में शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, और ख़ासकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके कमेंट्स तो आप करें, ताकि हम जान सकें कि आप भी हमसे उसी तरह से प्यार करते हैं, उसी तरह से आप हमारे वीडियोस का इंतज़ार करते हैं जिस तरह से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आज की बात करें कि हम यहीं समाप्त। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।